हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? मजा आ रहा है क्लासेस में? मजा आ रहा है एसएसटी पढ़ने में? चलिए, आज बेटा हम शुरू करेंगे जो हमने चैप्टर को पार्ट 1 में कवर किया था उसी को आगे कंटिन्यू पार्ट 2 में करेंगे। दैट इज चैप्टर नंबर 6 आपकी बुक का। ओपन कर लिया सबने चैप्टर नंबर 6? बिल्कुल सही। तो चैप्टर नंबर 6 में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे। हम देख रहे थे कौन कौन से 5 रूलर्स थे जिन्होंने दिल्ली में अपना किंगडम को एस्टैब्लिश किया, है ना। उनकी किस तरीके की पॉलिसीज रही थी, उन्होंने कैसे कैप्चर किया, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें रही थी। तो हमने स्लेव डायनेस्टी एंड आपकी खिलजी डायनेस्टी को अपने पार्ट 1 में अच्छे से पढ़ा है। आई एम होपिंग सो आपने पार्ट 1 जरूर देखा है। इसका देखा है? कोई डाउट तो नहीं हुआ? समझ में आई चीजें? चलिए, तो अब पार्ट 2 को हम शुरू करेंगे तुगलक डायनेस्टी से। हम अपनी थर्ड डायनेस्टी की तरफ अब मूव ऑन हो गए हैं, ठीक है। तो थर्ड डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में है। ये हमारे थे फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी के। जैसे हमने स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक थे, खिलजी डायनेस्टी के जलाउद्दीन खिलजी थे, वैसे ही हमारे तुगलक डायनेस्टी गयासुद्दीन तुगलक है, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक ही वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी इन इंडिया। ये है फाउंडर। ही डिफीटेड मंगोल सेवरल टाइम्स। उन्होंने मंगोल्स को काफी टाइम डिफीट किया, काफी बार। He killed Khusro's Khans and became the Sultan of Delhi. He is a wise and generous ruler. ये wise and generous ruler थे. He died in 1325 after annexing Bengal and Trikut to his empire. ठीक है, उन्होंने त्रिहट एंड बंगाल पे किया एंड उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है गयासुद्दीन तुगलक की। इन्होंने, अब देखते हैं इनके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ये काफी पावरफुल, जैसे हमने उसमें अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा था, यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी में मोहम्मद बिन तुगलक है फेमस। ही इज ऑल्सो नोन एज इंडियन हिस्ट्री एज अ कंफ्यूज जीनियस। इनके नाम है कंफ्यूज के नाम से जाना जाता है। क्यों? ये खुद ही कंफ्यूज होते थे इसलिए। ही वॉज अ मैन हु थॉट अहेड ऑफ टाइम्स. His plans and intentions were good but carried out thoughtlessly and in hurry, which result in their failure. Of course, इनके plans वगैरह सब बहुत अच्छे होते थे, है ना। ऐसा नहीं plans में कोई दिक्कत, ये जो सोचते थे करते थे प्लान्स बढ़िया होता था, पर ये चीजों को बड़ी जल्दी जल्दी करते थे जिसकी वजह से वो चीजें प्रॉपरली नहीं हो पाती थी। ये तो आपने खुद ही देखा है, जब हम चीजें बहुत जल्दी 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 करते बिना सोचे करते तो चीजें खराब होती है, अच्छे की जगह खराब हो जाती है। तो इनके साथ भी यही था। In AD 1326, the Sultan ordered his capital to be transferred from Delhi to Devagiri in Deccan. He named his new capital दौलताबाद. उन्होंने जब दिल्ली से लेके अपनी कैपिटल देवागिरी में शिफ्ट की, उसका नाम दौलताबाद रखा गया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। Muhammad Tughlaq idea of changing the capital was not wrong, for the empire had extended the deep into the south and the Delhi was in the north. Of course, कैपिटल चेंज करना कोई गलत चीज नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कैपिटल चेंज करके अब वो साउथ में घुसना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने दौलताबाद शिफ्ट कर दी। अगेन दिल्ली वॉज इन्वेटेड रैपिडली बाय द मंगोल्स। अब जैसे ही उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया, फिर मंगोल्स दिल्ली में इन्वेट करने की कोशिश करने लग गए। बट हिज फोली लेज इन द ऑर्डर ऑफ द पॉपुलेशन दिल्ली एज वेल एज शिफ्ट द Devangiri. He was an unwise step because the people suffered many hardships on the way. Of course, जब उन्होंने कैपिटल शिफ्ट की, अब इनकी वजह से इनका ये जो डिसीजन था बहुत खराब हुआ लोगों के लिए, क्योंकि लोगों को सफर होना पड़ा इससे। Even the Devagiri, they found themselves among hostile people and the climate was not suitable. Of course, वहाँ का climate इतना suitable नहीं था। On the other hand, the Mongols raid on Delhi rapidly increased. Of course, दिल्ली में अलग मंगोल्स की इन्वेजन चल रहा है, साउथ में जहां उन्होंने कैपिटल शिफ्ट की वहां क्लाइमेटिक कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है। नाउ द सुल्तान आल्सो रियलाइज्ड हिज फॉल्स एंड डिस्परेशन ऑर्डर द पीपल टू जर्नी बैक टू दिल्ली। फिर उन्होंने फिर से कैपिटल दिल्ली शिफ्ट कर दी दौलताबाद से। ये है मोहम्मद बिन तुगलक का काम, इसलिए इनको कंफ्यूज्ड मैन कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी हम लोग भी हो जाते हैं, बट ये भी हमारी तरह ही है, ठीक है। अब डॉप टैक्सेशन क्या है? इन्होंने कौन सा डॉप टैक्सेशन किया? Let's see. An ill-advised financial experiment was made by him in a dock between the Ganga and Jamuna. ठीक है, इसमें एक टैक्स का एग्रीमेंट हुआ था गंगा एंड
आपका जमुना रिवर के किनारे। ही इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्सेशन एंड ऑल्सो क्रिएट सम एडिशनल एसेट। इन्होंने अपने टैक्सेशन रेट इंक्रीज कर दिए। कौन से रेट? टैक्सेशन। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस हाउस एंड पेस्चर टैक्स। हाउस और पेस्चर टैक्स भी इंक्रीज कर दिया। He proven harm to the peasants who revolt against the king and had to withdraw these taxes. Of course वो peasants के लिए बहुत खतरनाक थे भाई। अब हर चीज में तुम इतने टैक्स करते जा रहे हो तो एक peasant, एक फार्मर, एक मिडिल क्लास लोगों के लिए ही तो इफेक्ट होगा। तो उन्होंने उन सबका इसका विरोध किया। ये जो टैक्सेशन मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था, ठीक है, ये था डॉप टैक्स, ठीक है, जो कि लिया गया था कौन से रिवर के किनारे? गंगा एंड जमुना रिवर के किनारे। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। ये टोकन करेंसी भी इन्हीं के टाइम की थी, मोहम्मद बिन तुगलक की। सो इन द 14th century देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ सिल्वर ऑल ओवर द वर्ल्ड। उस टाइम पे सिल्वर की शॉर्टेज हो गई। Muhammad Tughlaq introduced a bronze coin which was have been the same value that the silver coins. अब उन्होंने ना ब्रॉन्ज के कॉइन इंट्रोड्यूस किया गया इन रिस्पेक्ट टू सिल्वर, क्योंकि सिल्वर उस टाइम पे शॉर्टेज में चले गए, शॉर्टेज हो गई उसकी, तो सिल्वर का कोई सब्स्टिट्यूट चाहिए था तो उनको ब्रॉन्ज लेके आए वो। But he could not stop the people for foreigning the currency which resulted in the devaluing the government currency. Of course इसकी वजह से क्या हुआ? उनकी करेंसी डिवैल्यूएट हो गई, क्योंकि कहाँ सिल्वर और कहाँ ब्रॉन्ज, ठीक है, ये भी बैड डिसीजन था। अगला था एक्सपेंडिशन टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में एक्सपेंडिचर करना, ये क्या था? तो इन AD 1337 to 38 मोहम्मद बिन तुगलक अंडरटुक एन एक्सपीडिशन टू चाइना एंड क्वाराची इन द कुरुमाऊ गढ़वाल रीजन ऑफ द हिमालय। इन्होंने एक्सपेडिशन करना शुरू किया हिमालयन रीजन एंड चाइना के रीजन में। It was another disaster. ये एक और इन्होंने काम खराब करने वाली बात की। Ibn Battuta says whether his Qarachil expedition succeeded or not, it led to the death of all his soldiers expecting a few. उन्होंने इब्न बतूता ने कहा कि ये जो एक्सपीडिशन कर रहे हैं हिमालयन रीजन में, ये सक्सीड होगा कि नहीं होगा वो नहीं पता, बट इसकी वजह से काफी लोग मारे जाएंगे, क्योंकि इतना हार्श एरिया, ऐसे एरिया में उन्होंने जाने का सोचा जो इम्पॉसिबल है। अब यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? कैसे? कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक संभालते थे। सो हाउएवर मोहम्मद बिन तुगलक वाज एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर तो अच्छे थे, प्लानिंग वगैरह बढ़िया बना लेते थे, बट इंप्लीमेंट नहीं कर पाते थे। हिज काउंटर ऑफ वंगलगर, मालाबर, Dharavesh Mudras, modern Helibid, and even Madurai, leaving out the Hoysala, made his empire one of the largest ever ruled by any Muslim ruler in India, larger even that of Akbar later. ठीक है? So he did not allow religious and administration to mix. वो नहीं चाहते थे अपना religious and administration mix करना. Hence, he did not permit the ulemas pressed either to interfere in the politics or the dominated him. Revenue records for all the provisions were compiled under the instruction. ठीक है, ये इनका काम करने का तरीका था। आगे देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन अंडर तुगलक्स के टाइम पे कैसा एडमिनिस्ट्रेशन रहता था। सबसे पहले इक्तास क्या थे? इक्तास, so the Tughlaqs carried out with the administrative structure handed down to them from the times of Iltutmish. Iltutmish has divided the whole empire into several larger and smaller pieces of land called इक्तास। उन्होंने ना क्या किया था, अपने लैंड्स को छोटे छोटे पार्टीशन में डिवाइड कर दिया, जिसको इक्तास कहते थे। Instead of paying the nobles, officer and religious leader by the empire salary, he gave them इक्ताज। मतलब यहाँ पे ऑफिसर अपॉइंट कर दिए थे लैंड रेवेन्यू लेने के लिए, जिसको इक्तादार्स कहते थे। So the officers or the इक्तादार्स had to pay the king a portion of revenue they collected from the land. Of course इक्तादार्स को इनमें लैंड से जो रेवेन्यू मिलता था इनको कलेक्ट करके देना पड़ता था। इक्तादार्स को इक्ताज जो लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करके इन लोगों को देना पड़ता था। They also had to maintain a body of troops. Hence, the Sultan was dependent on the supply of troops. It made the इक्तादार्स more powerful. इसकी वजह से इक्तादार्स बहुत पावरफुल हो गए, क्योंकि यहाँ पे इनको सुल्तान का सपोर्ट मिलता था। तो ये पैसे तो कलेक्ट कर लेते थे, उसमें से थोड़ा बहुत वो करते थे बार्गेन, तो इनको ये प्रॉफिट हो रहा था इक्तादार्स को बहुत सारा, तो ये पावरफुल बनते जा रहे थे। ये फार्मर्स को, प्लीजेंट्स को वॉयलेट भी कर रहे थे, है ना, मुंह मांगी रकम भी मांग रहे थे। तो ये था इक्ता सिस्टम, इक्तादार सिस्टम, जो कि हमारा शुरू हुआ था इल्तुतमिश के टाइम पे। ठीक है, अब लैंड
टैक्स कैसा होता था, यहाँ जमीन पे टैक्स कैसा होता था. सो द टैक्स चार्जेस ऑन द लैंड वेरी फ्रॉम द रूलर टू रूलर. रूलर टू रूलर ये वेरी करता था. Yasuddin Tughlaq reduced the steep land tax imposed Alauddin Khilji, but Muhammad bin Tughlaq raised it again, especially in the Doab. Firoz Shah Tughlaq reduced it again. ठीक है, इस तरीके से इनका ज्यादा होना कम होना चलता रहता था. ठीक है, टैक्स वगैरह. अब है तैमूर इन्वेजन. अब तैमूर आ गए यहाँ पे हमारे तुगलक में इन्वेड करने के लिए. तैमूर वॉज अ मंगोल. अब ये मंगोल आ गए हैं. मंगोल का तो वैसे भी नजर ही नहीं पई थी तुगलक पे. The ruler of Samarkand in the Central Asia, Taimur was looked out to attack Delhi. तैमूर बैठा हुआ था दिल्ली पे अटैक करने के लिए. In 1398, when he came to know of the chores due to the rebellion and the weakening power of the central authority, Taimur got the opportunity to fulfill his desire. Like the hurricane, he stormed and destroyed everything that came on his way. He ruthlessly मैसर्ड पीपल. ऑफकोर्स जैसे उसको पता लगा थोड़ी इंस्टेबिलिटी हो गई है दिल्ली में, अब मेरा घुसने का टाइम आ गया, अब मैं जल्दी से कैप्चर कर लूंगा क्योंकि अब यहाँ पे कोई अच्छे रूलर्स और स्टेबिलिटी नहीं रही है. तैमूर ने फटाफट इन्वेड कर दिया और अपनी डायनेस्टी की शुरुआत कर दी. दैट इज सैयद डायनेस्टी, जिनका टाइम पीरियड है 1414 से लेके 1450 तक. इनके पहले रूलर है बेटा इज्र खान. क्या है बेटा? इज्र खान. ये इनका टाइम पीरियड है 1414 से लेके 1421 तक. अब इज्र खान कौन थे? तो इज्र खान वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी. ये फाउंडर रहे थे सैयद डायनेस्टी के. He ruled over the Delhi for about 8 years, but his whole reign was marked by the chaos and disorder. इन्होंने भी रिजाइन दे दिया था अपनी. In fact, he was appointed by Amir Taimur, was a governor of Multan, Lahore and Delapur. He died in 1421. तो ये इज्र खान डाई हो जाते हैं 1421. इसके बाद आते हैं मुबारक शाह. मुबारक शाह. He was a son of इज्र खान. Of course उस टाइम पे यही होता था, बेटे के बेटे बनते जाते थे. तो ये सन थे इज्र खान की. The whole of the reign of 13 years was spent in trying to suppress the revolt of the Subedars of Punjab, Dantidars and Doab. He succeeded the Behlol Lodi. He defeated Muhammad Shah. He took the fight of rebels of all time. He died in 1445 and the successor of his sons Alauddin Alman Shah. अब यहाँ आते हैं अलमन शाह. ये लोग में इतने पावरफुल नहीं थे सैयद डायनेस्टी के जितने भी आप देखोगे रूलर्स. ठीक है, तो ये आते तो है बट इन्होंने कोई फेमस और कोई बहुत अच्छा नहीं किया होता है जिस तरीके से हमारे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में हमने पढ़ा इन डेप्थ, है ना. ये छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए आ रहे, ये जस्ट अपनी स्टेबिलिटी कैपेबल ही करना चाह रहे थे, देन इनका डाउनफॉल आ जाता था. ठीक है, तो अब है आलमन शाह. सो ही वॉज अ मोस्ट इनकॉम्पिटेंट सैयद सुल्तान ऑफ द दिल्ली. ये सबसे इनकॉम्पिटेंट थे, बिल्कुल मतलब ठीक नहीं थे. He himself handed over the throne of Delhi to the Subedars of Lahore, Behlol Lodi and retired the Badham. ठीक है, तो इन्होंने खुद से रिजाइन दे दिया. इनको लगा अरे मेरे से नहीं होने वाला, इन्होंने खुद ही दे दिया. किसको दिया? बहलोल लोदी को दे दिया. बहलोल लोदी. तो बहलोल लोदी फाउंडेड अ लोदी डायनेस्टी. अब ये लोदी डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं बहलोल लोदी. आगे जाके आप देखोगे लोदी डायनेस्टी की शुरुआत यही करते हैं. ही काउंटर्ड द टेरिटरी अराउंड द दिल्ली. इन्होंने दिल्ली की कुछ टेरिटरी को काउंटर किया. After continuous war for 26 years, he succeeded in extending the authority over Jampur, Rewari, Itwara, Mewar, Sambhal and Gwalior. He died in 1488. Next, Sikandar Lodi. अब है ये सिकंदर लोदी. So Behlol Lodi's son Nizam Khan acceded the throne of Delhi in 1488 and assumed the name of Sikandar Lodi. He added Dholapur, Chanderi and Jaunpur to his empire. He introduced several reforms and provided an efficient administration. He was a great love of art and culture. He transferred the capital from Delhi to Agra. इन्होंने Delhi to Agra सिकंदर लोदी ने ट्रांसफर की थी. Agra was founded by the Ghaz-e-Sikandar. Was introduced to measures to cultivate land. He died in 1517 में. ये भी मर जाते हैं. तो इनका सैयद लोदी की डायनेस्टी हम खत्म. अब लोदी डायनेस्टी है जिनका टाइम पीरियड है 1451 से लेके 1526 तक. उसमें सबसे पहले है बेटा आपके इब्राहिम लोदी.
So Ibrahim Lodi accessed the throne of 1517 when Sikandar Lodi died. जब सिकंदर लोदी मरे तब ये आए. His ill treatment turned the loyal Afghan nobles against him, and they hatched a conspiracy to declare his uncle Jalal Khan as Lodi invited the Mughal king Babur to invade India. अब आप देखोगे मुगल्स आ जाएंगे इंडिया में, क्योंकि अब देखा इन्होंने कि दिल्ली सल्तनत तो अब फेल हो गई है, इनमें कोई पावरफुल रूलर्स ही नहीं रहे हैं. तब अब आएंगे, जो हम अगले चैप्टर में देखेंगे, मुगल्स आ जाएंगे. सो वी कैन कॉल दैट Mughals king Babur to invade in India in the Battle of Panipat 1526. Ibrahim Lodi was killed and thus the end of Salvi Sultanate and the Lodi dynasty. इस तरीके से जब वो पानीपत की फर्स्ट बैटल होती है जिसमें मुगल्स आ जाते हैं यहाँ पे और इब्राहिम लोदी की डेथ हो जाती है, बाबर कर देता है. ठीक है, तो ये था. अब कुछ कॉजेज भी लिखिए डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत के, क्या क्या कॉजेज थे. पहला कॉज है दिल्ली सल्तनत काउंटर दिल्ली बाय देयर आर्मीज बट फेल टू विन द कॉन्फिडेंस एंड लव ऑफ नेटिव. ऑफ कोर्स उन्होंने टेरिटरी तो बहुत ले ली पर लोगों का कॉन्फिडेंस, लोगों का प्यार नहीं ले पाई. नेक्स्ट, imposition of jizya tax on the Hindus create the hatred and Hindus become the enemies. अब जजिया टैक्स लगा के हिंदूज उनके फेवर में नहीं थे. Third, the power armies and the nobles was cause of downfall. And the last, the rivalry of Jagdidar system और फिरोज तुगलक was an important factor. ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाए. एंड दिस चैप्टर इज ओवर. समझ में आया आपको पूरा का पूरा चैप्टर, पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर? कोई भी दिक्कत हो यू आर फ्री टू आस्क मी. ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. अब क्वेश्चन आंसर्स तो आप मुझे बताएंगे, बताओगे ना? चलिए फर्स्ट बताइए. फर्स्ट है द फर्स्ट डायनेस्टी इज द खिलजी. नहीं, स्लेव डायनेस्टी. कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड स्लेव डायनेस्टी. द फर्स्ट एंड लास्ट वुमन कौन थी? रजिया सुल्तान. ऑप्शन डी. अब ये तो हमारे ऐसे बाएं हाथ से हो रहे हैं, देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं हमसे. चैप्टर पढ़ा है भाई, ऐसे थोड़ी ना कर रहे हैं. नेक्स्ट, फोर्थ, खिलजी डायनेस्टी वाज फाउंडेड. खिलजी कौन थे? हमारे जलाउद्दीन. अलाउद्दीन मत कर देना, ठीक है? चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स हैं. अब ये क्वेश्चन आंसर में थोड़ा टाइम पीरियड है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग याद कर लेना. मोहम्मद गौरी डाई इन 1206. अब बताओ, कुतुबुद्दीन ऐबक डाई प्लेइंग पोलो. हमने पढ़ा था पोलो खेलते हुए इनकी डेथ हो गई, तो हम लिख लेते हैं पोलो. बालबन, अब ये कब आए थे पावर में, ये आपको लिखना, आपको डेट्स याद होनी चाहिए, ठीक है? एडी, ठीक है? दीवान एयर्स इज द हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है जी? Fill in the blank as the officer responsible for collecting revenue from peasant. इक्तादार, ठीक है? इक्तादार. To ensure a constant supply of water to the city, Alauddin Khilji made a large tank known as Hauz. Hauz क्या नाम था? रुको रुको देख लेते हैं एक बार. कौन सा टैंक था? हाँ, अलाउद्दीन ना. हाँ, दिस वन. हाँ, हॉर्स ए अलाई. ठीक है? नेक्स्ट, द पावरफुल आर्मीज एंड नोबल कॉज ऑफ डिक्लाइन. इनका डिक्लाइन का कॉज था ये, ठीक है, जिसकी वजह से वो आगे प्रोसीडेड नहीं कर पाए. ठीक है? नेक्स्ट, अब कुछ हैचिंग है. कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? जिन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू किया था. बिल्कुल सही है ना? नेक्स्ट, इल्तुतमिश कौन थे? हाँ, जिन्होंने फॉर्म किया था चालांगनी ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स, है ना? रजिया सुल्तान फर्स्ट लेडी थी हमारी, है ना? ये तो सब सेम सेम हो रहे. अलाउद्दीन खिलजी कौन थे? हाँ, प्राइस कंट्रोल. और कैपिटल शिफ्ट किसने की थी? दौलताबाद. भाई कंफ्यूज्ड, कौन थे ये? मोहम्मद बिन तुगलक. ठीक है? अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स है बेटा. सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? अब ये तो इजी. हाउ मेनी डायनेस्टी आर रूल्ड अंडर द दिल्ली सल्तनत? 5 डायनेस्टी. हु बिल्ट कुतुब मीनार? कुतुबुद्दीन ऐबक. When did Alauddin Khilji assert the throne? कब था? ये टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए. टाइम पीरियड मैं आपको बता देती हूँ, 1296. ठीक है? When did मोहम्मद बिन तुगलक assert the throne? अब ये भी याद होना चाहिए, 1325. ठीक है? आगे, Who is रजिया सुल्तान? राइट
resign. उन्होंने write about the resign. Razia Sultan is the first and the last ruler of Sultan. And why they resigned? Because no one is accepting women as in this position. So that's why she has to be give resigns. Okay. Right, two major projects started by मोहम्मद बिन तुगलक. बताओ जी कौन से दो प्रोजेक्ट शुरू किए थे उन्होंने? बिल्कुल, चलिए यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको. ये देखो मोहम्मद बिन तुगलक पे आते हैं. अभी पढ़ा है ना हमने. ये देखो मोहम्मद बिन तुगलक. देखो इनके दो प्रोजेक्ट. सबसे पहले टोकन करेंसी इनकी बता सकते हो, और इनका डॉप टैक्सेशन. ठीक है, कि किस तरीके से डॉप टैक्सेशन टोकन करेंसी इनका था. दो चीजें बदकर हो गई. आगे देखते हैं. लास्ट क्वेश्चन. राइट द रीजंस डाउनफॉल ऑफ सुल्तान. ये सारे रीजन लिखे गए हैं. इनकी स्टेबिलिटी नहीं थी इतनी, है ना. इन्होंने लोगों से इतना ज्यादा उनको अटैचमेंट नहीं हुआ, इसकी वजह से इनका डाउनफॉल हुआ. एंड दिस चैप्टर इज ओवर. सो दैट्स ऑल माय डियर लर्नर फॉर दिस क्लास. आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू. दैट्स ऑल. हैव अ गुड डे. बाय बाय.